कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। मैं निशिकांत पाठक आपके मध्य हिंदी गद्य के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ आपके सम्मुख। ये पाठ लिटरेचर के छात्रों तथा विज्ञान दोनों के लिए ही उपयोगी है, दोनों के सिलेबस में है। बात करते हैं राष्ट्र के स्वरूप की। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि राष्ट्र होता क्या है, किन किन चीज़ों से राष्ट्र बनता है, किसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। इसके लिए उसने 3 तत्व बताए। पहला भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाला जन यानी मनुष्य, और उस मनुष्य की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब देखिए, इस पाठ में हम जो पहला पैराग्राफ है वो से पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, स्वरूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बहुत सुंदर बात कही गई है कि भूमि का जो पार्थिव माने स्थूल स्थूल रूप है, उसके प्रति हम जितने सचेत हो पाएंगे, जितने जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो जाएगी, उतनी मजबूत होगी। कहने को तो कोई कह सकता है कि हम साहब देशभक्त हैं, सच्चे देश के सच्चे भक्त हैं, लेकिन वो देशभक्ति तभी होगी जब हम उसकी उस भूमि के प्रति जो है श्रद्धावनत होंगे। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी सारी विचारधाराएं, राष्ट्र की जो विचारधाराएं हैं वो सब इस पृथ्वी से ही उत्पन्न होती हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए पृथ्वी का जो स्वरूप है उसके बारे में जानकारी रखना भी हमारी आवश्यक है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है, लेखक ये कहना चाहता है कि जो चीज़ें जो पृथ्वी से संबंधित हैं, चाहे छोटी हों अर्थात वनस्पति से लेकर के, और जो खनिज हैं जो भी इससे निकलते हैं, उन सब के प्रति हमें जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए, इसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों वर्ष, करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। यानी पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। वसुंधरा माने वसु माने ऐश्वर्य, धरा माने धारण करने वाली। जो ऐश्वर्य को, रत्नों को, खनिजों को धारण करती है, उसका नाम वसुंधरा है। तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर समाहित हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी जो खनिज हैं, चाहे वो पेट्रो पदार्थ हों, पेट्रोलियम या खनिज तेल, जो भी हैं खनिज पदार्थ, वे सभी किससे मिलते हैं? पृथ्वी से। और उस पृथ्वी की जानकारी हमें अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगबिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको चतुर कारीगर पहलदाव और कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि इस पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के रत्न, खनिज दबे पड़े हैं, और वे रत्न और खनिज तब तक हमें प्राप्त नहीं होते जब तक हम उनकी जानकारी नहीं रखते, और जानकारी के साथ ही उनको
सौंदर्य के योग्य नहीं बना पाते। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। दूसरा उसका जो तत्व बताया है, दूसरा घटक राष्ट्र का, वो है जन, जनमाने मनुष्य। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी राष्ट्र के निवासी हैं, उनका पृथ्वी के प्रति ये भाव होना चाहिए कि जो संतान का अपनी माता के प्रति होता है उसका भाव हो कि मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और भूमि मेरी माता है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नए पैराग्राफ पर। ये कहना चाह रहा है लेखक कि हमें जो है ये भावना रखनी चाहिए कि जो पुत्र अपनी माता के प्रति रखता है, जैसे माता सदैव आदरणीय होती है ऐसे पृथ्वी भी आदरणीय होनी चाहिए। और जो है जैसे माता को प्रणाम करते हैं हम, ऐसी पृथ्वी को ही प्रणाम भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, क्योंकि जो प्रणाम करने का जो भाव है, जो श्रद्धा का जो भाव है, वही भूमि और मनुष्य को मजबूत बंधन से बांधे रखता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को रब मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। वैसे तो सभी लोग ये सोचते हैं कि माता की जो संपत्ति है, पिता की जो संपत्ति है, उसमें मेरा भी भाग है, मेरा भी हिस्सा है। लेकिन सच्चे अर्थों में माता की संपत्ति में हिस्सा पाने का वही अधिकारी होता है जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जुड़ना चाहता है, उसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गई है। अगर पृथ्वी के जो मूल्यवान पदार्थ हैं उन्हें पाना चाहते हो तो सबसे पहले जो उस पृथ्वी के प्रति अपने मातृभाव को मजबूत करो। जो माता के प्रति जो आदर देते हैं, जो श्रद्धा देते हैं, वही श्रद्धा वही आदर उस पृथ्वी के प्रति भी पहले बनाओ। इसके बाद उसके जो पदार्थ हैं उन्हें आप ग्रहण करने के अधिकारी हो सकते हो। अगला देखिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। इस प्रकार एक माता जो है उसकी जितने भी पुत्र हैं, जितनी संतानें हैं, सबको एक समान चाहती है। ऐसे ही पृथ्वी भी सबके लिए समान भाव से पोषण देती है। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। देखिए ये है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। वैसे तो ये सूक्ति भी है, लेकिन सूक्तियाँ क्योंकि अब नए सिलेबस में ये हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण पाठ है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ये पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है। जन माने मनुष्य, कि मनुष्य का प्रवाह अनंत काल से चला आ रहा है। और ये आज का नहीं है, ये पता नहीं कितने समय से चल रहा है। सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ तभी से जन का प्रवाह, मनुष्य का निरंतर प्रवाह। जैसे नदी में जल का प्रवाह होता है, जो जल यहाँ है एक जगह, वो आगे बह जाता है, उसका स्थान पीछे आने वाला जल ले लेता है। ऐसे ही ये मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा, फिर पिताजी हुए, फिर हम हुए, वर्तमान पीढ़ी,
आगे आने वाली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये जन मनुष्य का प्रभाव चलता रहता है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये मनुष्य का जो जन का प्रवाह है उसकी तुलना की है निरंतर बहने वाली, संततवाही माने निरंतर बहने वाली नदी के प्रवाह से। और उसमें जो घाट होते, नदियों में घाट होते हैं ना, ऐसे ही उस जीवन में घाट काहे के हैं, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के उन्नति के अनेक घाट हैं। और वो बे घाट बने बनाए नहीं मिलते, उनको अपने परिश्रम और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बनाना पड़ता है। अब राष्ट्र का तीसरा अंग बताया है जन की संस्कृति। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। राष्ट्र का तीसरा घटक है मनुष्य की संस्कृति। संस्कृति नहीं है तो राष्ट्र नहीं है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इससे पहले का वाक्य देखिए, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी संस्कृति का स्थान वही है जो मनुष्य के लिए सांस का होता है। जैसे हम श्वास वायु के, प्राणवायु के अभाव में जीवित नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। एक समय को हम बिना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए नहीं रह सकते। ऐसे ही संस्कृति के बिना राष्ट्र नहीं रह सकता। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। बहुत सुंदर बात। जैसे मनुष्य के शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो स्थान मस्तिष्क का है वो उतना महत्व का कोई अंग नहीं है। बिना मस्तिष्क के व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर सकता। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र जन और अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी अगर संस्कृति दूर हो गई व्यक्ति की, ये कहना चाहिए व्यक्ति अपनी संस्कृति से दूर हो गया तो राष्ट्र लुप्त हो गया। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अच्छी बात कही गई है। बिटप माने वृक्ष। जीवन का अगर कोई वृक्ष है तो संस्कृति उसका पुष्प है। प्रायः सभी वृक्ष सुंदर लगते हैं देखने में, सब आदरणीय होते हैं, लेकिन जिन वृक्षों पर फूल नहीं आते वो फूल वाले वृक्षों की अपेक्षा कम आदरणीय होते हैं। लोग कहते हैं इन पर फूल नहीं आते, इसे काट दो, ये बेकार है। लेकिन जिन पर फूल आते हैं उन्हें लोग काटते नहीं, उनकी देखभाल और अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे ही संस्कृति जो है जीवन के वृक्ष का पुष्प है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, उसी दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। अब देखिए बाद वाले पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। देखिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो धर्म और विज्ञान का क्षेत्र हो, कला और संस्कृति का क्षेत्र हो, ये सब में जो कुछ पराक्रम के साथ उन्नति की है वो हम उसकी अब ज़रूरत है पोषण की, उसके संरक्षण की आवश्यकता है। और उसका संरक्षण तभी होगा जब ये तीनों ही तत्व, जो तीनों ही घटक राष्ट्र के जो बताए गए हैं, भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, ये तीनों ही सशक्त होंगे। उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने जीवन में, भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, हम उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्या मतलब? इसका अर्थ ये है कि हमारी जो प्राचीन धरोहर है, जो प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो मेलों के रूप में हों, चाहे वो हमारे जो हैं परंपराओं के रूप में हों या हमारे संस्कारों के रूप में हों, वे बंधन नहीं है। उन्हें अंधविश्वास नहीं कह सकते। एक बड़ा एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, एक चलन सा है कि जो चीज़ हमारे जो संस्कार हमें देते हैं, संस्कार हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, उनको हम अंधविश्वास करके छोड़ देते हैं। अरे ये अंधविश्वास है। नहीं, परंपराएं वो बंधन नहीं होती।
जो संस्कार हैं वे बंधन नहीं हैं, वे तो हमारे जीवन को और पोषण देते हैं और अच्छा बनाते हैं। ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। कि इस पाठ को आप पढ़ें इस वीडियो के माध्यम से, और कोई भी अगर शंका है, आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो ऑनलाइन हूँ मैं आज पूरे टाइम तक। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर इसी संबंधित प्रश्नों के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।